नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनी स्टडी क्लासेस पे। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के एग्जाम हो चुके हैं और आशा करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पेपर 1 का जो पार्ट है मैथ्स और साइंस, उसका कोर्स किया था। मैथ्स का हमने किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स और साइंस का हमने कंप्लीट कोर्स किया था। तो मैथ्स का पेपर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं एक क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के रिगार्डिंग, यानी साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं, जो 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप ए बी सी तीनों पेपर की बात हम कर रहे हैं। पेपर का लेवल कैसा था, ये जो साइंस के क्वेश्चंस आए क्या वो 10th लेवल के थे या उससे अबव थे, पेपर के जो क्वेश्चन थे कठिन थे या सरल थे, और हमने जो कोर्स किया था उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेपर ए ले रहे हैं, उनके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये ग्रुप ए का पेपर है और उसके साइंस के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो फिजिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो था हमारे नया ऐड हुआ था, विद्युत, उसका क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 47 नंबर। 4 तार ए बी सी और डी एक ही पदार्थ और अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमशः है। यानी इन्होंने जो तार दिए ए बी सी डी, ये चारों तार की लंबाई और त्रिज्या इन्होंने ये अलग अलग दी। ठीक है, ये लंबाई अलग है, त्रिज्या अलग है, सबकी लंबाई और त्रिज्या ऑप्शंस में अलग है। अब इनमें से हमको बताना है कि किस तार का प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम प्रतिरोध होगा। आपको पता है कि लंबाई और त्रिज्या की बात हो रही है, मतलब आर जो होता है समानुपाती होता है एल अपॉन ए के। इसका मतलब है कि लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, और क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ये अपोजिट में लिखे हुए। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल तार का होगा उसको हम क्या लेंगे? तार का जो आगे का सिरा हम देखेंगे तो गोलाकार होता है, इसलिए हम क्षेत्रफल को लेंगे जो गोले का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह ए की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र बन गया एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमको जो वैल्यू दी वो एल की दी है और आर की दी है, पाई की नहीं दी हमको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। ठीक है, अब हम ये वैल्यू सारी जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले में लिखेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि किसका प्रतिरोध न्यूनतम आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो एक एक करके हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, हम लेते हैं तार ए बी सी और डी, ये हमने ले लिए। हम इसमें वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट जो तार है उसका वैल्यू है 4L और R/2। ठीक है, हम ये लिखते हैं, इसका है 4L एंड R/2। ठीक है, सेकंड का हम देखते हैं। देखिए, सेकंड का है L और 2R, इसका है L और 2R। इसका क्या है? इसका है 2L और 4R। और नेक्स्ट डी का है वो है 4L एंड R/4, 4L एंड R/4। ये वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, L और R की। अब हमको फाइंड करना प्रतिरोध। तो जो फॉर्मूला हमने लिया था R समानुपाती होता है L अपॉन पाई आर स्क्वायर के, उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे। तो जो L है, L अपॉन क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये था R समानुपाती होता है इसके। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं L और R की। तो L है वो हो जाएगा 4L और R, पाई की जगह पाई, और R जो होगा वो हो जाएगा R/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ R का स्क्वायर है तो जो वैल्यू है R के पुट करके मैं आगे स्क्वायर लगा देती हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 4L अपॉन पाई R का R स्क्वायर अपॉन 2 2 जो 4। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? L को, पाई को और R को, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, L अपॉन पाई R स्क्वायर, ये 4 अपॉन ये 1/4 बच गया यहाँ पर, है ना। तो इसको 4 को जो ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो 4 × 4 हो जाएगा इजिकल टू 16। यानी हमारे पास जो आंसर आया, एक बार इसको इधर कर लेती हूँ, L अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका 16 गुना, है ना। तो ये जो प्रतिरोध है वो स्टार्टिंग प्रतिरोध का 16 गुना आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम फटाफट करेंगे, एक बार हमने डिटेल में कर लिया है, अब हम सारा शॉर्टकट में कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, L अपॉन पाई, R की जगह 2R का स्क्वायर, तो L पाई, अब ये 2R क्या बन जाएगा? यहाँ पर 4R स्क्वायर बनेगा ना। तो मैं R स्क्वायर को इधर ले लेती हूँ, बचता क्या है? इंटू में 1/2 2 4 बचता है। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2L अपॉन पाई, R की जगह मैं 4R स्क्वायर ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 2L अपॉन पाई, 4 4 16 R स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको बाकी को बाहर ले लेती हूँ मैं, L अपॉन पाई आर स्क्वायर साइड में ले लिया। पीछे क्या बचा? 2/16। इसको आप काटोगे तो आएगा 1/8, है ना। यानी ये जो आया 1/8 आया, ये 1/4 आया, ये आया हमारे 16। इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेती हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, 4L अपॉन पाई R/4 का स्क्वायर, तो क्या बना? 4L अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 4 16। ठीक है, यानी हम इसको L को, पाई को, आर स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो क्या बचा? तो 4 बचा ऊपर और नीचे 1/16 बचा। इसको आप 16 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा?
ये बनेगा 4 इंटू 16, यहाँ पर आंसर अपने आएगा 16 4 जा 64 इंटू यहाँ पर है L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हो ताकि आपको सारी वैल्यूज दिखे। देखिए ये 16 गुना आया है, ये 1/8 गुना आया, ये 1/4 गुना आया, ये 16 गुना आया। ठीक है, ये ऐसे भी देख के आप निकाल सकते थे कि जिसमें रेडियस की वैल्यू अपॉन में है, यानी रेडियस की वैल्यू कम है अगर, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा। तो इन दोनों का प्रतिरोध तो ज्यादा ही है, क्योंकि इसकी जो रेडियस की वैल्यू थी वो क्या थी, वो कम थी, अपॉन में थी नहीं कम थी, तो इसका तो प्रतिरोध वैसे भी ज्यादा होना है। सिर्फ इन दोनों के बीच में कंपेयर करना बचा था। तो अगर फर्स्ट साइड देखिए आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि r/2 है मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, r/4 है मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉन में रेडियस, इसकी अपॉन में रेडियस है तो प्रतिरोध इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक दूसरे के, देखो मैंने यहाँ बताया था आपको, या एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती इस तरह से, यानी जो रेडियस अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और रेडियस अगर कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसकी रेडियस कम थी, इसकी रेडियस कम थी, तो प्रतिरोध तो ज्यादा ही होना था। तो ये तो दोनों ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे आप, बच्चा ये दोनों का। फिर अगर आप सिर्फ ये दोनों करके देखते, इन दोनों का, इसका और इसका, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपका टाइम भी बच जाता है, क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करके देखा तो 1/4, इसका 1/8, तो अपना आंसर कौन सा होगा, ये वाला 1/8, ज्यादा कम है। तो सबसे न्यूनतम जो प्रतिरोध है, न्यूनतम वो किसका है, प्रतिरोध न्यूनतम आर है इसका सी का। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये थर्ड वाला, ये थर्ड नंबर आंसर, यानी ये जो है अपना आंसर होगा। 2L और 4R जो वैल्यू है ये सबसे न्यूनतम प्रतिरोध दर्शा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार जूम आउट कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। तो देखो मैंने जब संयोजी उत्तक करवाया था आपको, तो यहाँ पर 7 प्रकार के संयोजी उत्तक करवाए थे मैंने आपको। क्या करवाए थे, 7 प्रकार के, और उसमें कंडरा था, उपास्थि था, रक्त था और 4 भी थे, बट कार्डियक हृदय पेशी नहीं था, क्योंकि ये पेशी उत्तक होता है, तो ये संयोजी उत्तक नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। ये तो मैंने क्लियर आपको करवाया था, और बहुत इजीली, यानी 1 सेकंड में देख के आप इसका आंसर दे सकते हो, टाइम टेकिंग भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म किया, गर्म क्या मतलब ये टूटा है, एक ही कंपाउंड है अपने पास यहाँ पर, कि एक ही है अभिकर्मक, लेड नाइट्रेट है, उसको उच्च ताप पर गर्म करने पर भूरा धुआं दिखाई दिया, मतलब वो टूटा है। टूटा है मतलब क्या हुआ, वो डिकम्पोजिशन हुआ, यानी उसका विघटन हुआ है। क्या, उसका विघटन। और मैंने इसमें आपको 2 प्रकार की अभिक्रिया बताई थी विघटन में। कौन सा, एक तो मैंने आपको बताया था तापीय विघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक मैंने आपको बताया था प्रकाशीय विघटन यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, 2 प्रकार के बताए थे। इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, FeSO4 का विघटन हुआ तो अपने क्या बनता है, SO2 गैस बनता है। इसी के साथ मैंने एक और एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने कि CaCO3 का तापीय विघटन करते तो बनता है CO2 गैस। इसी तरह इसका, किसका, लेड नाइट्रेट का जब हम तापीय विघटन करते हैं तो इसका बनता है NO2 गैस। ये था, अगर आपको ये दोनों वाले याद थे एग्जांपल्स, तो ये तीसरा वाला भी आप कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, तापीय विघटन। देखिए इन्होंने बोला, एक बार इसको सेट करती हूँ, इन्होंने यह पूछा था हमको उच्च ताप पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर यानी तापीय विघटन हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें जो गैस बनेगी वो बनेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आराम से किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिजिक्स का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस भी करवाई, इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको, तो ये क्वेश्चन आराम से अटेंड किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 2 विलगित पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, कथन ए और कथन बी, 2 कथन दिए हुए, हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, दोनों सत्य दोनों असत्य। ठीक है, तो कथन ए देखते हैं सबसे पहले, उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा 0 होता है। किसके मध्य, 2 विलगित पिंडों के मध्य। 2 विलगित पिंड मतलब 2 आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके मध्य बल लग रहा है। तो आपको याद होगा न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी ये ऑब्जेक्ट इस पर जितना बल लगाएगा ये ऑब्जेक्ट भी उस पर उतना ही बल लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये -5 न्यूटन का बल लगाएगा इस तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मतलब त्वरण नहीं होगा या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये वर्ड कैंसिल आउट नहीं होते। ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर उनके मध्य अन्योन्य बलों का योग हमेशा 0 होता है, यानी इन बलों का अगर हम सदिश योग करें, इनका अगर योग करें तो 0 होगा, डेफिनेटली होगा। कैसे होगा, देखिए 5 न्यूटन और -5 न्यूटन, इनको अगर हम प्लस करें, ये ब्रैकेट में रख दो, तो इसका जो योग आएगा वो 0 आएगा। यानी ये जो कथन है, कथन ए कि उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा 0 होता है, ये करेक्ट है, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड कथन नंबर बी क्या कह रहा है कि बल
यानी पिंडों के मध्य लगने वाला अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। कार्यों का योग शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि बल तो डेफिनेटली समान लग रहे हैं, बट उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो समान नहीं होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट समान नहीं होगा। एफ इंटू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। तो फोर्स हो सकता है समान हो, बट त्वरण उससे जो उत्पन्न होगा या विस्थापन उससे जो होगा वो समान नहीं होगा, इसलिए वर्क डन क्या होगा, उसका जीरो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है कि इनका वर्क अलग अलग होगा, वो उनको अगर ऐड करोगे तो वो जीरो नहीं आ सकता है। अब क्योंकि वर्ड यहाँ पे दे दिया ना मेन, तो हमेशा हो सकता है जीरो है, बट हमेशा जीरो हो ये डेफिनेट नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है ना, ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, कथन ए सत्य है लेकिन बी असत्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस ये वाला आयुर्वेदिक वाला। अब देखिए ये मैंने आपको नहीं करवाया है, टू बी ऑनेस्ट मैं रहती हूँ, मैं बताती हूँ कि एक्चुअली मैंने आपको ये नहीं करवाया। जो मैंने आपको कंटेंट दिया था इसके रिगार्डिंग, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए। रीजन कि ये जो टॉपिक है आपके आईकेएस यानी इंडियन, ये आईकेएस में से लिया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें से लिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है वो अनंत है, यानी इसकी खुद की बुक है, इतनी बड़ी बुक है, उसका पूरा खुद का कोर्स है। और ये जो क्वेश्चन है ये ना तो 12th की एनसीईआरटी बुक में दिए हुए, ना इसका आरपीसी ने कोई पर्टिकुलर हमको ऐसे सिलेबस या उसके अंडर में जो पॉइंट्स आने चाहिए आईकेएस में, कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने वो भी नहीं दिया है। तो कोई कैसे पढ़ाएगा, और कोई बच्चा खुद भी अगर कहीं से करना चाहे तो कैसे करेगा। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम सिलेबस में ऐड हुआ है, तो किसी टीचर को भी इसका अंदाजा नहीं था, ना स्टूडेंट को था। तो ये क्वेश्चन मैंने पता किया है कि जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन वहां से उठा है। जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का सिलेबस होता है उनमें ये सारे पॉइंट्स होते हैं, और बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन उन्होंने उठाया, ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाके उठाए, बहुत सुपरफिशियली क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं। जैसे त्रिदोष है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। एक क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। और ये जो है आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में, त्रिदोष कौन से, वात पित्त और कफ, इनको त्रिदोष माना जाता है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं हम। जिसको आयुर्वेद में नॉलेज है या जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि वात पित्त और कफ क्या होता है, उनको ये पता होगा कि वात जो कारक होता है वो होता है वायु का, है ना। पित्त जो होता है वो होता है अग्नि का, और कफ जो होता है वो होता है जल का। ये होता है, यानी जो वात है, जल है ना, ये जो वात है वो एंजाइटी ज्यादा एक्सरसाइज करने से या स्ट्रेस में रहने से वात बढ़ता है। पित्त है अग्नि का कारक, मतलब स्पाइसी फूड, हॉट वेदर, उससे क्या बनता है, पित्त बढ़ता है। कफ यानी जल से होने वाला, यानी ऑयली फूड है या कोल्ड वेदर है, उससे कफ बढ़ता है। ये तीन चार चीजें नॉर्मल बेसिक चीजें होती है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन उठाया। क्या क्वेश्चन है कि तनावग्रस्त मन वात को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, क्योंकि वात जो होता है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और ज्यादा एक्सरसाइज से बढ़ता है। बिल्कुल ये करेक्ट है। सेकंड है गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। तो देखो अभी आपको मैंने बताया कि जो पित्त है वो अग्नि का कारक है ना, यानी स्पाइसी फूड या हॉट वेदर वो पित्त को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा गर्म मौसम में, गर्म मौसम तो पित्त को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अपना। ठीक है, फिर ये व्यायाम जैसी एक सारी गतिविधियों से बात बढ़ती है, बिल्कुल स्ट्रेस, एंजाइटी और जो व्यायाम होता है उससे बात बढ़ता है। नेक्स्ट है क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं पित्त को बढ़ाती है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपने देखा कि पित्त जो है वो अग्नि का कारक होता है, स्पाइसी फूड है, हॉट वेदर ही पित्त को बढ़ाते हैं। इसी के साथ ही क्रोध और ईर्ष्या ये भी पित्त को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों काम क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा, ये वाला। तो अपना आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था, हमको जो कथन सत्य नहीं है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो फाइंड करना था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप बी आ गया है, इसको मैं एक बार जूम आउट कर लूं। इस ग्रुप बी में जो क्वेश्चन आया ये फर्स्ट वाला, ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन क्या था कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड का रंग सुनहरा हो तो प्रतिरोधक की सहायता यानी टॉलरेंस प्रतिशत में कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी 10th लेवल का नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं, करना भी नहीं चाहिए था। ये आपके 10th में से आया ही नहीं, ये 12th का बिल्कुल 100% 12th फिजिक्स से उठाया गया क्वेश्चन है। उसमें भी अधिकतर स्कूल लेवल में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये जेईई के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का पर्टिकुलर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डेफिनेटली उठाया, बट वो लेवल नहीं है, 10th लेवल का बिल्कुल नहीं है, ये 12th लेवल का है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लेवल का भी नहीं था, 10th लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं। मेरे हिसाब से जो बच्चे साइंस से बिलोंग करते हैं वो इस क्वेश्चन को फिर भी अटेंड कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है 12th की बीएससी लेवल की। बट ये जो बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी और इंग्लिश से बिलोंग करते हैं वो डेफिनेटली नहीं कर सकते। इन्होंने चैप्टर हमको नया दिया इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बट वो 10th
था और उसमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। तो ये पता नहीं क्यों आरपीसी ने दिया, बट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ नाम मेंशन है उसका, तो वो किस लेवल का दे क्या पता। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आपको पढ़ना 10th लेवल का है। इन केस एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो 12th लेवल का है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, उसको छोड़ दो ऐसे कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी 11th नहीं पढ़ सकते। वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको नहीं पता। कई बार मैंने प्रीवियस ईयर में भी देखा है कि 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो एक क्वेश्चन के लिए आपको 11th और 12th की साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझदारी इसी में होती है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की यानी रेजिस्टेंस की सहायता यानी टॉलरेंस हमको बतानी। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोधक होता है, जैसे कोई कंपनी प्रतिरोधक बना रही है, रजिस्टर बना रही है ना, तो वो रजिस्टर बना रहे हैं इस तरह के, तो समझिए आप एक छोटा सा रजिस्टर है, कुछ mm में है, ये है कि बिल्कुल छोटा सा है, मतलब 2 mm 4 mm 5 mm का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है यानी प्रतिरोधक है। ठीक है, इसको हम कहीं पे परिपथ में जोड़ना चाह रहे हैं और इसके हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए। कोई कंपनी इसको बना रही है, उसका डिस्क्रिप्शन तो लिखेगी, इसके बारे में कुछ लिखेगी, पर इस पे इतनी जगह ही नहीं कि लिखा जा सके। तो ये क्या करते, 4 कलर के बैंड बना देते इसके ऊपर। इन चारों कलर के बैंड का एक मतलब होता है, ये 3 बैंड तो होते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी इसके बारे में बताते हैं कितने ओम का है क्या नहीं वगैरह। ठीक है, ये 4th बैंड है ये, जिसके बारे में हमको क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन पूछा है हमको इसके 4th, अगर अंतिम बैंड यानी चौथा रंग का जो बैंड है उसके बारे में पूछा, उसका रंग सुनहरा है तो यानी गोल्ड है, तो गोल्डन कलर का ही हो तो क्या होगा, तो ये जो अंतिम बैंड है ये बताता है इसकी टॉलरेंस पावर यानी इसकी सहन करने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे मानिए ये जो रेजिस्टेंस है ये है 1000 ओम का आप मानिए। ठीक है, तो अब ये जो टॉलरेंस पावर में इसका जो कलर है 3 प्रकार के कलर्स में दिए जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, एक होता है नो बैंड यानी इसमें कोई कलर नहीं। ठीक है, तो जो गोल्ड होगा वो बताएगा 5% इसकी कैपेसिटी। ठीक है, ये बताएगा 10% टॉलरेंस पावर, सॉरी कैपेसिटी नहीं टॉलरेंस पावर, और ये बताएगा 20% टॉलरेंस पावर। मतलब अगर गोल्डन कलर का ये बैंड है, इसका मतलब ये 1000 ओम से 5% ज्यादा या कम हो सकता है इसका प्रतिरोध। परफेक्ट प्रतिरोधक बनाना इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर 1000 ओम का बना है तो ये तो या तो ये 5% कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये उसका टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, उसकी पावर होती है। परफेक्ट 1000 ओम ही वो प्रतिरोध दर्शाएगा ऐसा नहीं होता, परफेक्ट नहीं बनाया जाता। तो कंपनी थोड़ी बहुत कह सकते हो त्रुटि, जैसे कहते हैं ना कि त्रुटि रहती है इसमें। 1000 ओम परफेक्ट नहीं होता, या तो 1000 ओम से 5% ज्यादा या 5% कम। 1000 का 5% कितना होता है, 1000 का 5% होता है 50 ओम। ठीक है, यानी या तो इससे 1000 से 50 कम यानी 950 ओम ये देगा रेजिस्टेंस, या देगा 1050। ठीक है, परफेक्ट 1000 ओम नहीं देता कभी भी। परफेक्ट रजिस्टर बनाया जाना बहुत ही मुश्किल काम है, ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर ये जो 4th बैंड होता है ये बताता है कि इसकी त्रुटि कितनी रहेगी, 5% ज्यादा या कम ये दे सकता है। तो इससे पता होता है आगे वाले को, जो उसको खरीद रहा है उसको पता होता है कि उनको यूज कैसे लेना है, कहाँ लेना है। अगर ये बैंड सिल्वर कलर का है तो 10% ऊपर नीचे हो सकता है, अगर नो बैंड है मतलब 20% ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर कि अगर अंतिम बैंड का रंग सुनहरा है, गोल्डन है, तो प्रतिरोधक की टॉलरेंस पावर कितनी होगी प्रतिशत में, तो 5% होगी। सिल्वर होता तो 10 और नो बैंड होता तो 20। ये इसके आंसर्स थे। तो आपके पास था गोल्डन, तो इसका आंसर होगा ये। अच्छा क्वेश्चन था, 12th की फिजिक्स से उठाया क्वेश्चन है ये, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया वही है, इसको आप आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन है कि न्यूरॉनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए और कथन बी। ठीक है, आप ये कथन ए बोल रहा है एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिका काय होता है। तो मैं आपको पहले एक बार डायग्राम बता देती थी। हमने डायग्राम देखा था न्यूरॉन का, तो हमने इस तरह बनाया था इसको। ठीक है, यहाँ केंद्रक था, ये था केंद्रक। ठीक है, और यहाँ इसके पास में ये क्या था, कोशिका द्रव्य, इसको हमने कहा था कोशिका द्रव्य। और मैंने आपको बोला था, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है न्यूरॉन के बारे में, मैंने बोला था इस पूरे को यानी केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य इनको मिलाकर हम कहते हैं कोशिका काय। मैंने आपको बोला था सेल बॉडी, इसको हम बोलते हैं ना कोशिका काय। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा। इसके साथ में एक्सॉन होता है लंबा प्रवृत्त इस तरह से। ठीक है, न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन होता तंत्रिका कोशिकाएं जो आवेगों को भेजने का कार्य, लाने ले जाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर शाखाएं निकली होती इस तरह से, डेंड्रॉइड्स इस तरह से, इसको हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स। क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट तंत्रिका जब शुरू हो जाती है, नेक्स्ट तंत्रिका, तो यहाँ पर जो गैप होता है, ये गैप, इसको भी मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, सारा मैंने आपको थ्योरी में करवा रखा है। तो इसको आप वापस देखो क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है से कोशिका काय होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये मिला के क्या बना रहे, कोशिका काय।
अब कथन बी है, प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं वाले प्रवध होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। बिल्कुल है, करेक्ट है, ये मैंने आपको बताया। देखो डेंड्राइट्स लिख ले, ये जो है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष हिंदी में एक्सॉन, ठीक है, इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इंग्लिश वाले नाम याद करना क्योंकि वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसने देखो एक्सॉन ही लिखा, तंत्रिकाक्ष नहीं लिखा, एक्सॉन लिखा हुआ। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि इंग्लिश वाले नाम आप ज्यादा ध्यान में रखा करो, हिंदी में भी सरल लिखा हुआ आ जाता है। तो ये दोनों ही कथन सत्य है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य फर्स्ट में। तो ये तो आप आराम से देख के मेरे हिसाब से 10 सेकंड में 20 सेकंड में आंसर निकाल सकते थे। ये है वेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपात की अस्थियों में पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। तो इस तरह के विकास को क्या कहा जाता है? अपसारी, अभिसारी, समांतर विकास और सह विकास। इन्होंने एक लेवल आगे पूछा है क्वेश्चन। कैसे? देखो आपने पढ़ा था ये कि दो तरह के आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समजात अंग और समरूप। समजात अंग को इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस, इसको कहते हैं एनालोगस, ठीक है। समजात अंग का मतलब था कि इसकी जो उत्पत्ति है वो समान है बट उनके कार्य भिन्न भिन्न है। यानी इसकी उत्पत्ति जो होगी अंगों की वो समान होगी बट इनके कार्य क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, ये भिन्न भिन्न। तो आप देखो इस तरह का जो विकास होता है, ये तो अंग जो थे वो समजात अंग कहलाते, बट इसका विकास देखो क्योंकि उत्पत्ति इनकी समान है और फिर कार्य इसके भिन्न भिन्न हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये अपसारी, इस तरह की चीज को क्या कहते हैं? अपसारी। आपने लेंस और अगर दर्पण पढ़ा तो उसमें भी अपसारी अभिसारी आता है काफी बार। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो यानी ये जो विकास है अपसारी। प्लस समरूप अंग में क्या था? समरूप अंग में था कि इसकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न थी, यानी इसकी उत्पत्ति क्या थी? भिन्न भिन्न थी। यानी एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से दर्शा सकते हैं। यानी इसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पर उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, बट इनके जो कार्य है यहाँ पर वो समान है, कार्य समान है। इस तरह के अंग को क्या कहते हैं? हम समरूप अंग कहते हैं, समान है। तो इस प्रकार का जो विकास होता है वो होता है अभिसारी। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। तो ये जो है विकास ये अभिसारी था, ये अपसारी था। समजात अंग वाला अपसारी था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये अपसारी विकास। इसको थोड़ा सा अगर आप सोचते तो आराम से कर सकते थे। वेल, चमगादड़ और चीता के मानव अग्रपात की अस्थियों के पैटर्न में समानता है, यानी इसके जो अग्रपात के पैटर्न में समानता पर उनके कार्य भिन्न है, यानी क्या समझा। तो जब इसके कार्य उसकी उत्पत्ति समान है और उसके कार्य भिन्न भिन्न है, तो इस तरह का विकास क्या है कि उत्पत्ति एक पॉइंट पे है बट कार्य फिर अलग हो जा रहे हैं, ऐसा विकास होता है अपसारी विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 33 के बेंजीन यानी C6H6 के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो देखिए मैंने जब आपको एक टॉपिक करवाया था, कौन सा टॉपिक करवाया मैंने? कार्बन उसके यौगिक। तब उसमें मैंने बेंजीन की संरचना आपको बताई है। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन एक बंद वलय होती है इस तरह की, और यहाँ इस पॉइंट्स पे सब जगह कार्बन होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से बनता है। तो देखो अब ये कार्बन है, यहाँ पर जो कोने है, यहाँ पर कोने पे कार्बन है, तो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये और ये सिंगल बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड तो इसने यहाँ बनाया, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन लगा देंगे। फिर अगेन ये भी एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा यहाँ, यानी एक ये हाइड्रोजन यहाँ बना रहा है। फिर अगेन सिंगल यहाँ, 2 यहाँ, तो ये एक हाइड्रोजन बना रहा है। फिर अगेन सिंगल यहाँ और 2 इसके साथ, तो ये भी एक हाइड्रोजन। यानी हर एक कार्बन है वो 3 बंध तो बना रहा है एक दूसरे से और चौथा बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। ये संरचना होती है किसकी? बेंजीन की, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितने। तो अगर आपको बेंजीन की संरचना याद थी तो आप आराम से बता सकते थे। कैसे कि डबल बॉन्ड तो इसमें एक छोड़ के एक होता है, यानी एक, ये 2 और ये 3, यानी डबल बॉन्ड तो इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। और सिंगल बॉन्ड कितने? तो देखो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, फिर 7th ये वाला, 8th ये वाला और 9th ये वाला, तो टोटल 9 होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं? सिंगल है 9 और डबल कितने हैं? डबल है 3। तो ये वाला अपना आंसर हो जाए। तो अगर आपको बेंजीन की संरचना याद थी तो आपको 100% ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन, नेक्स्ट अगेन आयुर्वेद से आया है ना। देखिए इसको बंद करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 है, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात, पित्त और कफ पर स्वाद यानी रस का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें 2 कथन इन्होंने दिए और बताया, पूछा है कि कौन सा राइट होगा। तो देखो मीठा स्वाद और कड़वा स्वाद। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि जो मीठा स्वाद होता है, मीठा स्वाद वो कफ बढ़ाता है
और वात और पित्त जो होता है उसको कम करता है, ठीक है। सेम इज कड़वा जो स्वाद होता है, सॉरी, कड़वा जो स्वाद होता है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं आपको, ये वात को बढ़ाता है और कफ और पित्त को कम करता है, ठीक है। मीठा स्वाद जो होता है वो कफ को बढ़ाता है ना, और जो कड़वा स्वाद होता है वो वात को बढ़ाता है। ये दो चीजें पता है, बाकी दोनों वात कम होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन है कि मीठा स्वाद कफ पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कफ को बढ़ाता है, पित्त और वात को क्या करता है, कम करता है मीठा स्वाद। और सेकंड कथन है अपना कि कड़वा स्वाद कफ पित्त और वात तीनों को घटाता है, बिल्कुल नहीं। इसमें देखो कड़वा स्वाद जो है जो कफ और पित्त को घटा रहा है, वात को बढ़ा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पित्त और कफ को तो बिल्कुल कम कर रहा है, बट वात को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये तो ये भी अपना ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि जो कथन ए और कथन बी है ये दोनों के दोनों, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी सेकंड वाला, कथन ए और कथन बी दोनों के दोनों क्या असत्य, अपना आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप सी के क्वेश्चन आ गए हैं। ग्रुप सी के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक ग्रुप ए और ग्रुप बी में मुझे लग रहा है कि बी का जो ग्रुप था उसके साइंस के क्वेश्चन थोड़े अच्छे आए हैं, ए का भी मॉडरेट आया है और सी के भी अपन देख रहे हैं, ठीक है। देखो सी का फर्स्ट नंबर है कि निम्न अभिक्रिया में अपचयन यानी रिडक्शन से गुजरने वाला पदार्थ कौन सा। तो आपको पता था रिडक्शन हमने बढ़ा था रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन ये था। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ZnO जिंक में बदल रहा है ये, तो इसमें रिमूव हो रहा है, कार्बन में तो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो उसमें था ऑक्सीडेशन, यानी इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, ZnO का। ये तो सिंपली मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे इसको देखने में, आपको आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख गुहा और आंत्र के आस्तर में क्रमशः किस प्रकार का उपकला उत्तक पाया जाता है। इंग्लिश वाला भी मैं रीड कर देती हूँ एक बार कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन रेस्पेक्टिवली। यानी इसमें एक है मुख का, एक है आंत के स्तर में पाए जाने वाला एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू वो बताना। तो देखो मुख गुहा जो है यानी जो माउथ का अंदर वाली लाइनिंग है उसमें कौन सा था, शल्की उपकला था। ये तो एज इट इज नोट से उठ के आया, हमने बहुत अच्छे से इसको किया, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और एज मैंने बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 100%। कौन सा कहाँ पाया जाता है इसके क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं और आपको लर्न करना पड़ेगा, दूसरे को अपने पास ऑप्शन नहीं था। तो ये शल्की वाला था और जो आंत में पाया जाता है वो स्तंभाकार उपकला था, ठीक है। यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो स्क्वैमस था और कॉलमनर एपिथेलियल था। ये थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है थर्ड नंबर, यहाँ पे भी मैं राइट लगा देती हूँ। आई होप जिन्होंने मुझसे पढ़ा है इसने इस क्वेश्चन को अटेंड किया और बहुत अच्छे से राइट किया है ना, रॉन्ग नहीं किया एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर है। देखो समजातीय श्रेणी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, समान जात की श्रेणी, यानी जैसे कि ये है CH3 CH2 OH, ठीक है। और एक नेक्स्ट वाला है CH3 CH2 OH, है ना। ये दोनों अलग अलग है, ये जैसे ये है, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, बट समझाते हैं क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, दोनों में जो क्रियात्मक समूह वो समान जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको समझाते श्रेणी कहते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि दो क्रमिक सदस्य जो होते हैं उनमें CH2 का अंतर होता है। देखो इसमें और इसमें एक अंतर है, ये वाला CH2 का, बाकी इसमें CH3 CH2 OH, इसमें CH3 CH2 OH है। अंतर किसका था, इस एक पद का CH2 का। तो मैंने आपको बताया था कि अंतर होता सिर्फ CH2 का होता है। दो क्रमिक जो समझाते श्रेणी के सदस्य होंगे उनमें अंतर होगा, किसका, CH2 का अंतर होगा। ये एज इट इज अपने नोट्स में लाइन दी हुई है। तो जिसको ये पता है कि CH2 का अंतर है वो उसका आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकता है, तो वो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकता है। और आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन 1+1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है और दो हाइड्रोजन इसलिए 1+1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 14 और आई होप आपने आंसर किया है, राइट किया है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी पढ़ाई करने के बाद ये क्वेश्चन आपने रॉन्ग नहीं किए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र एक परिपथ को दर्शाता है जिसमें दो सर्वसम बल यानी आइडेंटिकल बल, ठीक है, B1 और B2 दिए, ये B1 है और ये B2 है। जब स्विच S को बंद किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन B1 और B2 पर होने वाले प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखो अगेन मैं कहूंगी ये 10th NCERT लेवल का क्वेश्चन नहीं है। 10th NCERT में कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं हुई है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। 12th लेवल का डेफिनेटली कह सकते हो, बट टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो बल्ब, ये जो स्विच है, इस स्विच को जब बंद किया जाता है ना तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो नगण्य होता है, मतलब न के बराबर होता है, उसको 0 मान लिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके।
तो चलिए इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कि B1 और B2 दोनों पहले की अपेक्षा कम प्रकाशित होंगे, B1 और B2 दोनों पहले की अपेक्षा अधिक प्रकाशित होंगे, या B1 प्रकाशित नहीं होगा किंतु B2 पहले से ज्यादा प्रकाशित होगा, या B1 पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रकाशित होगा बट B2 प्रकाशित नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन क्या है कि ये बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये इस तरह से जाएगी। जब ये खुला स्विच है तो यहाँ से तो विद्युत धारा जा ही नहीं सकती क्योंकि ओपन है, ये परिपथ कंप्लीट नहीं है, यहाँ से तो जाएगी नहीं। तो ये जाएगी कहाँ से? विद्युत धारा पहले यहाँ से जाएगी और फिर श्रेणी क्रम में से यहाँ से जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से ये जाएगी। तो देखो ये जो बल्ब है और ये जो बल्ब है, ये दोनों बल्ब क्या है? ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब अगर इसका प्रतिरोध R है तो इसका प्रतिरोध भी R होगा। अब आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं, लगाते हैं हम लोग, तो प्रतिरोध को इस तरह डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है R1 और R2 करके, बट क्योंकि दोनों का प्रतिरोध R ही है तो R प्लस R हो जाएगा, जो कि कितना होगा? 2R। यानी इसमें जो प्रतिरोध दोनों में है वो 2R लग रहा है, ठीक है। अब इसमें जो धारा बहेगी इस प्रतिरोध के अकॉर्डिंग बहेगी फर्स्ट। तो ये बल्ब भी जल रहा है, ये बल्ब भी जल रहा है, ये तो बात हो रही स्टार्टिंग की। ये हमको बता रहा है कि जब स्विच एस को बंद कर दिया जाए, मेन यही है, जब इस स्विच को हम बंद कर देंगे ना, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, तो अब जो धारा बहेगी ना वो इधर से नहीं जाएगी, वो इधर से जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसका प्रतिरोध तो R है, कुछ ओम प्रतिरोध है इसका, बट इसका प्रतिरोध क्या है? 0 है। तो जो धारा होगी वो इधर से बहना प्रीफर करेगी क्योंकि ये प्रतिरोध यहाँ पे कम है, तो धारा इधर से निकलेगी और इसको बाईपास कर देगी। यानी अगर आपने देखा हो कि हम जब ट्रेवलिंग करते हैं तो हम कोई सिटी को बाईपास कर देते हैं, जैसे जोधपुर बाईपास, अजमेर बाईपास हम करते हैं कि उसको साइड में रह जाता है और हम डायरेक्ट सड़क से निकल जाते हैं। तो वो ये वाली चीज है कि यहाँ पर धारा जाएगी नहीं B1 बल्ब में। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो धारा है वो ये वाला रूट लेगी, इस तरह से यूं जाकर यूं जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ से यूं होते हुए फिर B2 बल्ब में जाएगी यहाँ पर। अब क्योंकि स्विच बंद कर दिया तो इसका जो प्रतिरोध था वो क्या हो गया? 0 ओम हो गया, कम हो गया, तो धारा इधर से बहेगी, यहाँ पर इस तरफ से नहीं जाएगी। अब सेकंड चीज, फर्स्ट तो ये होगी कि ये बल्ब नहीं जलेगा। सेकंड चीज कि अब धारा जब यहाँ से जा रही है तो ये वाला प्रतिरोध ऐड नहीं होगा, ये प्रतिरोध ऐड नहीं होगा, तो प्रतिरोध सिर्फ R बच जाएगा। तो पहले जो प्रतिरोध था, ये धारा जब बह रही थी तो 2R था, अब प्रतिरोध ओनली R हो गया क्योंकि यहाँ तो 0 ओम है, तो 0 ओम में R जोड़ोगे तो R ही रहेगा, ये तो ऐड हो ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें प्रतिरोध। तो अब जो प्रतिरोध होगा वो R होगा। तो अब प्रतिरोध कम हो गया, यानी पहले डबल था प्रतिरोध, 2R था, अब प्रतिरोध कम हो गया तो धारा क्या बहेगी? ज्यादा बहेगी। तो ये क्या होगा? ये ज्यादा प्रकाशित होगा। ये दो कॉन्सेप्ट सामने है। क्या सामने है कि जब हमने स्विच बंद किया स्विच को, तो धारा किधर से बही? यहाँ से गई। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि स्विच का जो प्रतिरोध होता है वो 0 ओम होता है, तो आपको पता होगा कि धारा इस तरफ से जाएगी क्योंकि यहाँ प्रतिरोध कम है, तो धारा कम प्रतिरोध वाला दिशा में जाना पसंद करेगी, तो वो इस दिशा में आ जाएगी, है ना, वो यहाँ नहीं जाएगी, वो इधर से होकर चली जाएगी, इसको बाईपास कर देगी, है ना, और यहाँ से होते हुए फिर इसमें जाएगी। तो ये बल्ब तो जलेगा नहीं, बिल्कुल B1 तो बंद ही हो गया, प्लस B2 ज्यादा जलेगा क्योंकि प्रतिरोध कम हो गया है, ये वाला प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा है, 0 ओम हो गया तो ये तो जुड़ ही नहीं रहा है, और इसमें भी प्रतिरोध नहीं, तो अब ये सिर्फ सिंगल प्रतिरोध हो गया R, डबल नहीं है, तो इसमें ज्यादा धारा जाएगी तो ज्यादा प्रकाशित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अपने थर्ड नंबर का लेंगे, B1 प्रकाशित नहीं होगा बट B2 पहले से ज्यादा प्रकाशित होगा, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि प्राचीन भारत में मधुशिष्ट विधान का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगेन मैं आपको कहूंगी ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की जो बुक्स मैंने देखे हैं उनमें सारे दिए हुए, बहुत सुपरफिशियली दिए हुए, मतलब हर टॉपिक के स्टार्टिंग में जो इंट्रो होते हैं ना उनमें से क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसका मतलब होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, है ना। इसमें क्या होता है, एक वैक्स की मूर्ति बनाते हैं, जैसे ये मूर्ति बनाई है ना, ये वाली, इस तरह से। इस मूर्ति को बनाने के बाद इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ये लोग सांचा बना लेते हैं, इस तरह से ये सांचा बनाते हैं, इसमें से वैक्स निकाल देते हैं, और वैक्स निकालने के बाद इसमें मेटल डाल देते हैं। मेटल मतलब पहले अधिकतर कांसे की मूर्तियां बनती थी, तो कांसा या कोई भी मेटल डाल देते थे, और मेटल डाल के उसकी मूर्ति बनाते थे। तो बेसिकली ये टेक्निक है किसकी, मूर्तियां बना के, मेटल की मूर्ति बनाने की टेक्निक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्तियां बनाने में काम आती थी। ठीक है, तो यहाँ अपने क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, आई थिंक आगे नहीं है। ठीक है, यहाँ अपने से क्वेश्चन खत्म होते हैं। ग्रुप A, B, C तीनों के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि कुछ क्वेश्चन है वो बियॉन्ड द 10th लेवल दिए हैं, और जो ये लास्ट वाले क्वेश्चन आयुर्वेद में से दिए हैं इनका आरपीसी ने ना हमको पर्टिकुलर टॉपिक दिए, सिर्फ एक नाम दिया इन्होंने, वो नाम जो बहुत वास्ट है अपने आप में, और उसमें से मटेरियल निकालना पढ़ना बहुत टफ था। तो डेफिनेटली जो पहली बार ये ऐड कर, जब भी कोई टॉपिक ऐड होता है तो उसका लॉस हमेशा जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देता है उसको होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम देगा उसमें पढ़ाने वाले भी खूब मिल जाएंगे, पढ़ने वाले भी खूब मिल जाएंगे, उनको पता होता है कि करना क्या है, बट फर्स्ट टाइम में पता नहीं होता है। तो ये पेपर जो था मैं ये कहूंगी कि जिन्होंने 4 क्वेश्चन अटेंड किए वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत ही अच्छा उन्होंने स्कोर किया साइंस में,
और बाकी जिन्होंने मैथ्स मुझसे किए तो डेफिनेटली उन्होंने 5-5 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, 5 में से 4 तो 100% किए होंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो था सांख्यिकी और क्षेत्रीय मिति का वो ईजी आया था कंपेयर टू साइंस के। साइंस का जो पेपर आया, जो क्वेश्चन आए हैं वो 5 में से 3 ईजी थे, 2 टफ थे। हर एक पेपर में 5 में से 3 ईजी क्वेश्चन है, 2 टफ क्वेश्चन है। तो आई होप आपने अच्छा पेपर किया है, आपने स्कोर अच्छा किया है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं वीडियो ही खत्म करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जहां मैं एक नया सिलेबस के साथ में, नए कोर्स के साथ में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।